सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ऑफ रीजनिंग विद मी संजय सिंह, योर रीजनिंग एजुकेटर। साथ में हमारे साथ गौतम, आपके न्यू एसबीआई टॉपर। और जानकर के हैरानी होगी आप लोगों को कि जस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज में इन्होंने ये एग्जाम क्रैक किया है। तो स्वागत करते हैं गौतम, कैसे हैं? थैंक यू सर। अच्छा हूँ सर मैं। आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। थोड़ा अपनी एग्जाम की जर्नी के बारे में बताइए। सबसे पहले तो ये मतलब यार, 21 साल की एज में जब बच्चा मतलब जस्ट स्टार्ट करता है एग्जाम देना, ठीक है, उस एज में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गेस पहला अटेम्प्ट था आपका ये एसबीआई होगा। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये मतलब क्या मतलब क्या आपने अलग सर ये मेरा बैंकिंग। बैंकिंग का ही एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, बैंकिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मतलब क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई? मतलब क्योंकि देखो बच्चे तो बाकी बच्चे भी तैयारी करें तो बच्चों के माइंड में रहते हैं तैयारी तो हम भी कर रहे हैं। तो आपने क्या किस सर तरीके से आफ्टर ग्रेजुएशन आपने मतलब बैंकिंग जर्नी में कदम रखा, और क्या स्ट्रेटेजी आपकी रही कि भाई इतने कम समय में आपने ये एक बड़ा बैंकिंग का एग्जाम क्रैक किया? मैंने अपनी एक्चुअली ग्रेजुएशन जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी है। तो मैंने एक्चुअली फिजिक्स में अपनी ग्रेजुएशन करी है, तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह और जो थोड़ा सा एनालिटिकल वाला पार्ट होता है तो मैं उससे कंफर्टेबल हूँ। तो मुझे शायद उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है चीजें अडेप्ट करने में, जो कि बाकी के बैकग्राउंड से जो बच्चे आते होंगे आर्ट्स वगैरह से प्रोबेबली वो लेते होंगे। बट हाँ, एट द सेम टाइम मैं कोई आईआईटी और एनआईटी वगैरह से ऐसा इंजीनियर भी नहीं हूँ कि बहुत फास्ट फॉरवर्ड चीजें चल जाती हैं। लोग क्या करते हैं ना सर, अपने बेसिक्स के ऊपर थोड़ा सा कम काम करते हैं। मतलब लोग कोर्स तो कर लेंगे, रीजनिंग का भी कोर्स कर लेंगे, उनको पजल्स वगैरह बनाने भी आ जाएंगे। बट वही पजल जो एक दूसरा इंसान, जो दूसरा बच्चा 10 मिनट में बना रहा है, उसी को कैसे आप 5 मिनट में लेके आ रहे हो, वहां पे आपका सिलेक्शन बेसिकली मेरे हिसाब से डिपेंड करता है। उसके लिए ना सर आपकी कैलकुलेशन स्पीड वगैरह और जो सोचने की स्पीड है ना, वो बहुत मैटर करती है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस उनको सारे आते हैं, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम का लेवल मतलब अच्छा है अपने हिसाब से बाकी के गवर्नमेंट एग्जाम में, बट एज सच वो नहीं है कि कुछ अलग से कोई रॉकेट साइंस वगैरह पूछी जा रही है। लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह के ऊपर उतना फोकस नहीं करते हैं, तो वो क्वेश्चन जो उनको आता भी है ना, उसमें भी उनको टाइम लग जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले लोगों को ना अपने वही बेसिक कैलकुलेशन हो गया है ना, मतलब 25 तक टेबल्स वगैरह हो गए, स्क्वायर्स वगैरह हो गए, इनके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाना चाहिए। कंफर्टेबल इन द सेंस ये नहीं है कि सिर्फ आपको आ रहे हैं, मतलब आप उनको अलग अलग तरीके से कैसे यूज कर पा रहे हो। मतलब आपको 12 इंटू 12 भी 144 पता होना चाहिए, 24 इंटू 6 भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से मतलब आप एकदम कंफर्ट होने चाहिए उनके साथ, आपको सोचने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो अगर आप वो स्टेज क्लियर कर लेते हो, फिर बाकी की चीजें बहुत स्मूथ बन जाती हैं आगे के लिए। तो सबसे पहले लोगों को कैलकुलेशन वगैरह पे ही फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो बेसिक्स होते हैं एकदम बेसिक्स। सर मैं अपना बताऊं, मैं सर फिजिक्स बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हमारे को भी सिर्फ उतनी इंग्लिश आती थी जितना फिजिक्स की बुक्स में जरूरी है। ग्रामर वगैरह उतना पे मैं भी नहीं कभी फोकस करता था, कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। बट सर जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने भी इंग्लिश के मॉक्स देने के बजाय सबसे पहले इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीखने का ट्राई किया। मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी आप सीख रहे हो वो तो एक अलग चीज है, बट आप पहले ये तो जान लो ना, आप अपना इंटरेस्ट उसमें बना लो कि इंग्लिश है क्या बेसिकली। तो मैंने भी बहुत सारे लोगों को सुना है, लोग कूल बनने के लिए बोल भी देते हैं कि हम तो बस सिर्फ मॉक्स दे के न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के हम्म, और चीजें हो जाती हैं। हम्म, पर जब तक आप उसमें टाइम नहीं दोगे, थोड़ा सा सबको पता होता है, सबने कहीं ना कहीं पर टाइम दिया होगा, किसी ने बहुत स्टार्टिंग में दिया होगा, कहीं हम्म, ना कहीं आपको भी आगे देना पड़ेगा। हम्म। सर मेरे हिसाब से लोगों को बेसिक्स पे काम करना चाहिए पहले। ओके, चलिए बेसिक। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, लाइक बैंक के एग्जाम्स में बच्चे मतलब बच्चों की भी गलती नहीं है, एक आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन रिव्यू है बच्चों के लिए कि ट्रिक शॉर्टकट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम में, स्पेशली इन लाइक रीजनिंग सब्जेक्ट में। सर ट्रिक, मुझे तो लगता है कि जो बंदा शॉर्ट ट्रिक सीख रहा है वो खुद ही के साथ चीट कर रहा है। मतलब हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि सर जो कुछ लो लेवल के एग्जाम्स होते हैं जहां पर लेवल बहुत ही मतलब इतना है कि है ना, ऐसे ही चीजें हो जा रही हैं, आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, वहां पे तब भी। बट जब बात मेंस की आती है, जहां पर आपको पॉसिबिलिटीज बनानी होती हैं, तो वहां पे सर मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रिक्स वगैरह काम करती है, क्योंकि आपको इवेंचुअली पॉसिबिलिटीज बना के देखना पड़ेगा। ऐसा होगा कि बहुत बार आप आंसर के एकदम एंड पे पहुंच चुके हो और सिर्फ दो वेरिएबल आपके गलत आ चुके हैं, है ना, हम्म, तो वो पूरा गलत हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता सर ट्रिक्स वगैरह
लोग याद कर लेते हैं ऐसे फर्स्ट पोजीशन लास्ट पोजीशन रैंकिंग वगैरह में +1 करके। मैं तो सर कुछ नहीं याद करता। हाँ, बट मैं उस चीज की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर लेता हूँ कि जो इंसान ट्रिक लगा के उस चीज को उतनी ही कम टाइम में करेगा, मैं शायद अपनी प्रैक्टिस से उस टाइम पे पहुंच जाता हूँ कि मैं भी शायद सेम टाइम पे ही निकाल लूंगा वो चीज। और दूसरा इम्पोर्टेंट जो बच्चे के माइंड में रहता है, क्रिटिकल रीजनिंग को लेकर के। तो क्रिटिकल यस रीजनिंग सर। ये कि भाई एक तो आपका रीजनिंग में कैसे हेल्प हो, प्लस क्रिटिकल रीजनिंग आपकी रीडिंग एबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। तो उसका कितना इम्पोर्टेंट बिल्कुल होता है सर। एग्जाम में? क्रिटिकल रीजनिंग का सर मैं आपको बताऊं तो मैं अच्छा लगता है क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना, जब तक आप यूट्यूब वगैरह पे पढ़ रहे हो बहुत हम्म, अच्छा लगता है। आप मैं भी मतलब आपके लाइव सेशंस वगैरह अटेंड करता था, और भी टीचर्स के मैंने सेशंस अटेंड किए हुए हैं। हम्म, अच्छा लगता है कि लॉजिकल कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप अपनी कुछ लॉजिकल वो यूज करते हो। बट कुछ कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जहां पर आप शायद टीचर के भी मतलब आंसर से आप खुद को नहीं सेटिस्फाई करते हो। मुझे सर याद है एक सेशन में मैं ही लाइव था और आपने शायद एक क्वेश्चन का एक दूसरा आंसर बताया था, फिर मैंने आपको वो करेक्ट करके बोला था सर कि नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। तो आपने दो क्वेश्चंस आगे करके उस क्वेश्चन को फिर वापस में बाद में आगे सही कराया था। कहीं कहीं पे मतलब सभी लोग उसमें ये नहीं होता है कि सर ठीक ही होगा या गलत ही होगा, सारे वो खुले होते हैं। बट सर जब एग्जाम में आते हैं ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं क्रिटिकल रीजनिंग का बहुत अच्छा खासा वेटेज है, मतलब 60 में से कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं आज की डेट में एसबीआई पीओ के एग्जाम में। तो मैं 60 का नहीं होता है, और मतलब 40 क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के, तो उसमें ठीक ठाक वेटेज रहता है 12-15% का। तो मैं गया, आई वॉज रेडी, मतलब क्रिटिकल रीजनिंग को मैंने बट लास्ट के लिए रखा हुआ था। मैंने मार्क कर लिए थे कि मेरे को अपना ये वाला सेशन पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद जो क्वेश्चंस मुझे छूने ही नहीं है उसके बदले में फिर मैं क्रिटिकल रीजनिंग करूंगा। तो एसबीआई पीओ के कुछ क्वेश्चंस मेरे को थोड़े से ठीक लगे थे, मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए थे। बट सर जब आईबीपीएस पीओ मेंस देखा सर, उसमें क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए हुए थे और मैंने ऑलमोस्ट ही सारे अटेम्प्ट किए होंगे। तो मैं ये एडवाइस करूंगा एस्पिरेंट्स को कि क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर आप डिपेंड होके मत जाओ, बट वो आपको मेरिट में डाल सकता है। मतलब आप ये सोच के मत जाओ कि मैं क्रिटिकल के बेसिस पे एग्जाम निकाल दूंगा, क्योंकि नहीं पता कि किस तरीके का क्वेश्चन वो आपको दे दे। वहां पे एक एक सिंपल सिंपल से वर्ड्स पकड़ने होते हैं, क्या पता पूरा एक्सप्लेनेशन ही उसी वर्ड के ऊपर हो और वो आप नहीं पकड़ पाए, है ना। तो यही है, मतलब अच्छा खासा वेटेज है, बट वही है कि वो आपकी मेरिट इंक्रीज करेगा, है मतलब ना। एसबीआई आपकी का कट ऑफ निकालने के लिए मत आप उसके ऊपर जाओ। मतलब एसबीआई का मेंस भी दिया हुआ है? नो सर, एसबीआई पीओ मेंस का बता रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, जैसे आपने बताया ना कि एसबीआई का मेंस में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें भी एसबीआई नो नो, का जब वो नहीं हुआ था? क्लैरिकल मैंने दिया ही नहीं सर, सिर्फ मैंने पीओ के एग्जाम्स ही दिए थे। क्या बात है, ये अच्छा, चलो बढ़िया। हाँ नहीं, देखो बच्चे को होता सर क्या है थोड़ा ना, ओवर कॉन्फिडेंस हाँ कह जी, सकते। हाँ, मेरा नहीं ठीक है। देखो अगर खुद के ऊपर भरोसा है बहुत ज्यादा, है ना, एक पॉजिटिव मैनर में, तो अच्छा है। बच्चों को मैं भी यही बोलता हूँ कि यार देखो, यस सर। अगर अगर एसबीआई के में 50 क्वेश्चन में अगर 12 क्वेश्चन क्रिटिकल के, तो 1/4 बैठे सीधे सीधे। और 12 में से एटलीस्ट आठ एग्जैक्टली तो सर। क्वेश्चन आप कर सकते हो। इतना भी टफ एग्जैक्टली पीओ सर। में अगर 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार तो एसबीआई पीओ में 9 भी क्वेश्चन आए थे, 9 या 10 आए हैं, तो उसमें भी आप एटलीस्ट 5-6 कर यस सकते हो, सर। आपने पढ़ा है तो। प्लस आपकी रीडिंग एबिलिटी आरसी वगैरह में भी आपको अच्छा खासा हेल्प करता है। बट बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये तो चलो, ये क्रिटिकल का पार्ट हो गया। थोड़ा मुझे ये बताइए मॉक टेस्ट को लेकर के, कि भाई आप मॉक टेस्ट कैसे देते थे, और दिया तो उसको एनालाइज कैसे किया, क्या आपका मतलब प्रोसेस रहता था मॉक टेस्ट को लेकर के? सर मेरा थोड़ा सा एक अलग ओपिनियन है मॉक्स के ऊपर में, मतलब हम्म, मैं सिर्फ अपना बता रहा हूँ इंडिविजुअल, मैं किसी को एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। हम्म, मतलब आपको भी शायद ये चीज जान के मतलब सरप्राइज लगा कि मैंने मेंस का एक भी मॉक नहीं दिया था। एक भी राइट। मॉक मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया था। मैं अपने आईडी पासवर्ड शेयर कर सकता हूँ अगर किसी को कोई भी इश्यू है तो। मैंने ऑलिव बोर्ड का ही मॉक लिया था, मेरे पास सिर्फ एक ही मॉक है। प्रीलिम्स के मैंने मॉक्स दिए थे काफी, उसमें मेरा स्कोर ऐसा रहता था, किसी में 60 आ रहा है, किसी में 65 आ रहा है, किसी में 70 आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में सर दो दो तीन तीन मॉक देता था, मैं उस चीज पे बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है मॉक्स बस आपको एक वो देते हैं कि आप एक कंप्यूटर के सिस्टम पे जो आपको बैठ के वहां एग्जाम देना है, बस आप उसके लिए यूज टू हो जाओ। मॉक्स आपकी नॉलेज नहीं चेक करते हैं। मैं ये मानता हूं कि आप अपने आप को पहले सब्जेक्ट के लिए इतना ज्यादा प्रिपेयर कर लो कि मॉक्स के क्वेश्चंस आपसे सारे बन जाए। हाँ, एक दो क्वेश्चंस में आप अटक सकते हो, बट आप ऐसा नहीं है कि आपने बस सिलेबस कंप्लीट किया और आप मॉक देने लग गए 6 महीने पहले से। मॉक्स आप 1 महीने 2 महीने पहले स्टार्ट कर दो, थोड़े थोड़े फ्रिक्वेंसी पर, और फिर फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो अपनी, पहले सेक्शनल से स्टार्ट करके। बट उस लेवल पे आप तब अच्छा परफॉर्म कर पाओगे जब आपके बेसिक्स वगैरह स्ट्रांग होंगे, आपने किसी और दूसरे सोर्सेज से पजल्स वगैरह की प्रैक्टिस कर रखी होगी।
हम्म, मॉक्स को अगर आप एज अ प्रैक्टिस का सोर्स देख रहे हो तो प्रोबेबली ये तो आप काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आपकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। मैं पहले कंप्लीटली प्रैक्टिस कर लेता हूँ चीजों की, और उसके बाद में फिर मॉक देने में सर बिलीव करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लगता है। मतलब मैं सर बताऊं आपको, तो मैं जून में प्रिपेयर भी नहीं था कि मेरे को एसबीआई का एग्जाम देना, जबकि एसबीआई का एग्जाम अगस्त के फर्स्ट वीक में ही शेड्यूल हो गया था। हम्म, मैं थोड़ा घूमने घूमने गया हुआ था बाहर। मैं आया, फिर मैंने नोटिफिकेशन देखा, और सर मैं सच बताऊं, एसबीआई पीओ मेंस का मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि लोगों से जितना सुनता हुआ आया था बहुत टफ होता है, ये होता है, तो मेरे दिमाग में ये था। बट मैं इसलिए इसके लिए प्रिपेयर था कि अगर ये नहीं होगा तो आईबीपीएस पीओ मेंस अपना हो जाएगा उसमें, उसके लिए अपन थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो बस मैंने मेंस का सर एक भी मॉक नहीं दिया, बट हाँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने करी है। जहां से भी आप कर सकते हो क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वो आप करते रहिए, क्योंकि आपको मेंस में एक फ्लो में क्वेश्चन बनाना आना चाहिए हम्म, कि आपका टाइम कंज्यूम ना हो और आप कहीं पे स्टक ना करो, क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट जस्ट द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व। तो बस तो आपने दिस वाज बेसिक्स माय। कंप्लीट कर लिया, देन प्री के लिए मॉक्स लगेगा, मेंस के आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यस सर। अलग अलग सोर्सेस से, राइट? ओके, यस। तो मुझे दो चीजें यस सर। बताइए। एक चीज प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो उसकी आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है? और सेम मेंस का यस सर। बताइए। लेकिन बच्चों के लिए ये है कि देखो, हम इंटरव्यू काफी बच्चों का लेते हैं, देखो जैसे इन्होंने बोला कि इन्होंने मेंस की नहीं की, कोई बच्चे सिर्फ सेक्शनल करते हैं, कोई कंप्लीट करते हैं, तो आपकी यस खुद सर। की भी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, राइट? क्योंकि आपका क्या वीक पॉइंट यस है वो सर। आप जानते हो, है ना? सबका वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट सेम नहीं हो सकता, एग्जैक्टली। है ना? तो मुझे इसके बारे में बताइए कि प्रीलिम्स को लेकर के पेपर में क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, और मेंस पे क्या स्ट्रेटेजी सर मैं स्ट्रेटजी पे आता हूँ बाद में, बट मैं एक बात बोलता हूँ थी? एस्पिरेंट्स को भी, कि आप जिसका भी मतलब इंटरव्यू वगैरह देख रहे हो, जिसका भी इंटरेक्शन देख रहे हो आप, हम्म, अगर कोई एक ऐसी सिंगल स्ट्रेटजी होती जिससे सबके एग्जाम्स क्लियर होते तो शायद वो किसी बुक में पब्लिश होके आ जाती और सब उसी को फॉलो कर रहे होते। आप स्ट्रेटजी से बस ये देखते हो कि उस इंसान ने कैसे अपने वीक एरियाज के ऊपर फोकस किया। तो आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो और उनके ऊपर काम करो। इससे अच्छी कोई दूसरी स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। बाकी आपकी चॉइस है आपको किसको फॉलो करना है। अब सर बात आती है प्रीलिम्स को लेके, तो सर वही था सर, प्रीलिम्स वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह करता रहता था। कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ सोर्स से मैं करता था, जैसे आपने बोला ना कि लोग सेक्शनल से ही करते हैं, तो वो शायद कोई दूसरा सोर्स फॉलो नहीं करते होंगे। मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ कि मुझे बुक से पढ़ने में मजा आता है, तो मैंने एक दो बुक्स वगैरह मंगाई हुई थी। प्लस साथ में यूट्यूब वगैरह भी फॉलो करता था, क्योंकि 10 घंटे यूट्यूब देखना सिर्फ मौक ही मौक लगा रहे हो, तो वो एक थोड़ा स्क्रीन टाइम भी सर बचाना है, वरना चश्मे का पावर बढ़ जाएगा। तो मैं बुक्स वगैरह यूज करता हूँ, और साथ में जो भी मतलब मैंने एक दो टीचर सर आइडेंटिफाई कर लिए थे जिनसे मुझे पढ़ना रहता था। सर रीजनिंग के लिए आपको फॉलो करता था मैं, और सर क्वांट वगैरह के लिए भी मैं सर हर्षल सर हैं एक, वो पढ़ाते हैं, उनको फॉलो करता था। तो सर बेसिकली यही दो हैं। बाकी इंग्लिश के लिए मैंने वरुण चित्रा सर के लेक्चर्स वगैरह देखे हुए थे थोड़े बहुत, बट जब एक बेसिक बन जाता है फिर आप प्रैक्टिस ही करते हो। तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस भी आते हैं यूट्यूब पे, तो आप वो करते रहो, प्लस मॉक्स देते रहो। तो प्रीलिम्स में तो वही होता है, मतलब 2 महीने पहले तक आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आप थोड़ा थोड़ा क्या है ना सर, फिर आपको करंट अफेयर्स भी लेके चलने होते हैं। नोटिफिकेशन के पहले तो आप पढ़ते नहीं हो, फिर आपको वो भी साथ में पढ़ना है, तो फिर आप बस थोड़ा सा मॉक्स दे सकते हो और करंट अफेयर्स पढ़ते रहो। तो मेरे हिसाब से तो मेरा तो यही स्ट्रेटजी था। अपनी और एग्जाम अटेम्प्टिंग में वो स्कैनिंग वाला प्रोसेस, क्वेश्चन सिलेक्शन, उसको लेकर के हाँ सर, थोड़ा। एग्जाम जब सर हम सबसे पहले तो अपन को रिलैक्स रहना है। सबसे पहले सर लोग क्या करते हैं ना, कि इस एग्जाम को ही बहुत बड़ा एग्जाम मान लेते हैं, कि ये मतलब वो अलग ही लेवल पे उनको प्रेशर दे देता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये सारे फैक्टर्स नहीं सोचने हैं। मैंने जिन जिन एग्जाम्स के लिए ये सोचा था कि ये मुझे क्वालिफाई करने हैं, मैंने उनका प्री भी नहीं क्लियर किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एबल नहीं था सर, मेरे दिमाग में कुछ उस टाइम पे अलग चीजें चल गई और मैं किसी चीज के ऊपर स्टक कर गया। हम्म, मैंने सर एलआईसी के लिए बहुत अच्छे से फोकस किया था, बट मेरा उसका प्री भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक जगह पे अटक गया था, कुछ चीजें चल रही थी। हम्म, बट मैं सोच के ही नहीं गया था कि मेरा एसबीआई हो गया, मैं बस गया था कि हाँ एग्जाम देना है, अपन को पढ़ा हुआ है तो कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ। तो गए, लोगों से इंटरेक्शन करना है तो करो, मतलब मेरा थोड़ा सा ऐसा वो नेचर है कि मैं हाय हेलो कर लेता हूँ सबसे। और क्या चल रहा है, गार्ड हो गए तुमसे क्या, गार्ड सर थोड़ा स्माइल कर दो, ऐसे टाइप के कोई दिख गया सर, तो ऐसे टाइप का इंसान हूँ, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहता हूँ। और सर मेरे साथ एक और इश्यू होता था, मतलब आप हंसोगे, मेरे को सुबह से एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा पानी पीने की आदत है, मैं फ्रेश होने जाता हूँ, और मेरे सारे जितने एग्जाम्स थे सब मेरे को मॉर्निंग शिफ्ट में ही मिले थे। मेरे साथ एक होता था कि मेरे को वॉशरूम बहुत ऐसे लगता था फ्रिक्वेंट पीरियड पे। तो क्या होता था, अब रजिस्ट्रेशन आप कराते हो उसके पहले आप वॉशरूम जाते हो,
तो फिर मेरे को 10 मिनट पहले लगता था कि यार नहीं गया, तो दिमाग में चलता रहता था, फिर मैं जबरदस्ती आता था कुछ भी करके सर से। मतलब रिलैक्स रहने की कोशिश करता था पूरी तरीके से, ये नहीं कि आप एग्जाम का बहुत ज्यादा प्रेशर ले लो। हाँ, फिर आपका जो भी सेशन, मतलब जैसे जो भी सेक्शन आपका खुलता है, इंग्लिश में तो ठीक है, इंग्लिश में इतना टाइम मिलता है कि आप ना कर सकते हो क्वेश्चन। बट सर रीजनिंग में और क्वांट में सर ऐसा रहता था कि 1 से 2 मिनट में वो क्वेश्चंस सिलेक्ट कर लेता था जो जो मुझे करने हैं, स्कैन करता था। मतलब आप बस, जैसे होता है ना कि आपने क्वेश्चन देखा और आपको पता चल जाएगा कि ये मैं कर लूंगा, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ये भी नहीं देखना है कि उसमें किस टाइप का डेटा है। आपने देखा कि हाँ शॉपकीपर वाला क्वेश्चन है और ऐसा है, हो जाएगा। पजल आपने देखा कि हाँ लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का है, सिंगल वेरिएबल का, हो जाएगा। तो बस उतना उतना करके आप टिक टिक करके और एंड तक आ जाइए। हाँ, इसमें सर सबसे मैटर ये करता है कि आपको वो क्वेश्चंस जरूर रेड क्रॉस करना है जिनको आपको छूना ही नहीं है। तो इसी प्रोसेस में 30 में से कुछ 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि यार इनमें 90 सेकंड चले जाएंगे या इनमें 100 सेकंड चले जाएंगे एक क्वेश्चन में, तो आप छोड़ दो। वो कर तो आप लोग यही इवेंचुअली, बट आपको वो छोड़ देना है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो वो रेड क्रॉस करो और उसके बाद फिर स्टार्ट करो जहां से भी आपको करना है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि सर मैंने एनआईएसीएल प्री दिया था सर। और मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, एनआईएसीएल प्री में सर क्वांट सेक्शन में एक ऐसी डीआई आई हुई थी, केसलेट डीआई आई हुई थी बेसिकली। वो डीआई जिस इंसान ने टच करी होगी उसके ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट चले गए होंगे, और शायद उसके क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, 5 क्वेश्चन। और वही मेरा ऐसा हुआ था कि मैं 18 मिनट में 30 क्वेश्चन करके बैठा था। लास्ट के मेरे 2 मिनट बचे हुए थे और सिर्फ वही डीआई बची थी। मैंने कहा अब 2 मिनट में तो होगी नहीं, तो रिलैक्स करो। नहीं, बढ़िया। तो ये बच्चों वही है को सर, बहुत ज्यादा ऐसा मिलता थोड़ा। है कि यार देखो, बैंक की एग्जाम में ना क्वेश्चन को करने से ज्यादा आपको पता होना चाहिए कौन सा नहीं करना है, छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो पे नहीं लेना है कि यार ये क्वेश्चन एग्जैक्टली तो मैं बना ही लूंगा, ऐसा नहीं बस करना। बस। चल, ये तो हाँ, एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में। एक बच्चों के माइंड में डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयारी कैसे करे और इंटरव्यू कैसा रहा आपका, ये जरूर बताइए। डिस्क्रिप्टिव का मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं, मतलब देखो यार, मैंने बोला सबके आई तरीके अलग अलग है। बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, हाँ हाँ, मैं अपना ऑनेस्ट बताता हूँ सर। हाँ। इसके पहले एक्चुअली सर मैं आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइट करता था बहुत टाइम पहले, मतलब जनवरी फरवरी तक। हम्म, बट मेरी ऐसा नहीं है कि मैं आईटी वगैरह बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरी टाइपिंग स्पीड वगैरह कुछ भी नहीं है। मेरे हम्म, को कंप्यूटर वगैरह की वैसा कुछ वो भी नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस ही करी। अभी मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं, मैंने हम्म, एक सिंगल वर्ड भी किसी के लिए टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं करी। मैं हम्म, जस्ट गया, मैंने डायरेक्ट पेपर में ही टाइप किया। हम्म, बट हाँ, उसके लिए मैं सर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था, तो ऐसा नहीं था कि मैं टॉपिक से अनअवेयर हूँ। हम्म, आपको चीजें आनी चाहिए और आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस ठीक ठाक होनी चाहिए। मैं हम्म, सर मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह एक्चुअली रेगुलर बेसिस पे पढ़ता था, बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह हो गया, इकोनॉमी वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्ट है मेरा, तो वो सारी चीजें पढ़ता था। तो अब हम्म, जो भी टॉपिक था, जैसे कि सर अभी एनआईएसीएल में सर शायद एक टॉपिक आया था ट्रेड, उसको लेके सर, टैरिफ वॉर को लेके कि उसका ग्लोबलाइजेशन वगैरह पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो अब मैंने वो टॉपिक पढ़ा हुआ था, तो सर मैंने उसको टाइप कर दिया। तो वही है कि अगर आपकी नॉलेज अच्छी है और टाइपिंग स्पीड ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको रोज 4-4 आंसर्स टाइप करने हैं। हाँ, फॉर्मेट वगैरह आप देख लीजिए कि ईमेल्स का क्या फॉर्मेट है, रिपोर्ट्स वगैरह कैसे लिखना है, और बस आप हम्म। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके कि हाँ आपके हाथ सेट हो जाएं कि कहाँ पे क्या चीजें हैं। और अगर आपके पास कंटेंट है, आपके पास नॉलेज है, तो आप इजिली कर लेंगे सर। मुझे नहीं लगता वो कोई एक बैरियर होगा। तो बेसिकली बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक, अगर उसकी रीडिंग अच्छी है, वो फॉलो करता है अलग अलग सोर्सेस, तो एग्जैक्टली उसको सर। अगर पता है पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तो वो लिख पाएगा। मतलब इंग्रेडिएंट होना चाहिए ना खाना बनाने से पहले। चलो। एग्जैक्टली सर, बस वही है। अब थोड़ा बता, इंटरव्यू आपका कैसा रहा और इंटरव्यू के लिए बच्चों के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप? दिस वाज द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ, मतलब पहला ही था, गवर्नमेंट एग्जाम में भी पहला ही था। और हम्म, सर इंटरव्यू मेरा अच्छा गया। जैसा मैंने आपको बताया सर, मेरा थोड़ा सा नेचर है, मतलब आपको भी बात करके समझ में आ गया होगा कि मैं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट और थोड़ा सा जॉली किस्म का इंसान हूँ। तो हम्म, वहां पे भी मैं वैसे ही था सर। हम लोगों मैं सर बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा इंटरव्यू जो होगा वो भोपाल में होगा। हम्म, बट लास्ट टाइम में पता चला कि जो सिर्फ 4 ही जगह पे इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो मेरा सर मुंबई, मतलब जो भी एमपी वाले जितने लोग थे सबको मुंबई दे दिया था। हम्म, उस टाइम पे सर एक बहुत सैड इंसिडेंट भी हुआ। मतलब मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, मतलब ऑलमोस्ट सेम डे उसके फादर मतलब एक्सपायर कर गए। तो मैं बहुत ज्यादा वैसे वो था। तो समहाउ गया, 20 के समथिंग आया कि आपको जाना है मुंबई, वहां गए। फिर वहां पे एक भैया मेरे को मिल गए थे वहीं से, भोपाल से ही, उन्हीं के साथ गए। तो हम लोगों का एक्चुअली सर, उनका भी एक्चुअली सिलेक्शन हो चुका है एसबीआई बीयू में, हम लोग को सेम सर्कल में गए। वहां पर सर गए तो थोड़ा सा उसका लोकेशन वगैरह मैप में गलत डला हुआ है, जो भी वहां का एसबीआई का लोकल हेड ऑफिस है, तो थोड़ा सा सफर हुआ। बट
बहुत प्रोफेशनल लोग हैं सर एसबीआई वाले, मतलब गए, हम लोगों की सुबह से एंट्री हुई, हम लोगों का ब्रेकफास्ट हुआ, देन सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, 10-10 लोगों के बैचेस में उन्होंने लोगों को बुलाया हुआ था। तो हम लोगों का जिनके साथ में भी ग्रुप डिस्कशन होना था, हम लोगों का पहले ही इंटरेक्शन हो चुका था क्योंकि सब लोग सेम ही टाइम पे पहुंचे थे। तो सर हम लोग सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन के रूम में हम लोगों को ले जाया गया। तो मैं तो सब बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड था, मतलब ये मैं ये सोच के जाता ही नहीं हूँ कि मेरे को सिलेक्शन लेना है। मैं बस जाता हूँ कि हाँ जो भी होगा उसको देख लेंगे। पर मैंने कोई भी इंटरव्यू बैच भी नहीं परचेज किया था, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने कोई जीडी का भी बैच नहीं लिया था। वही है कि पढ़ रहा था 6 महीने 8 महीने से, न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करता था, इकोनॉमिक्स वगैरह के थोड़े वो थे, तो पता था कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें होंगी तो अपन अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। प्लस सर मैंने एक चीज वहां पे ये भी देखी कि जो लोग जो भी टॉपिक्स वगैरह प्रिपेयर करा रहे हैं इंटरव्यूज वगैरह में, वो क्वेश्चंस ही एक्चुअली एसबीआई वालों ने चेंज कर दिए। वो अब इकोनॉमिक्स के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं। हमारे का टॉपिक था कि कोचिंग इंडस्ट्रीज का क्या इम्पैक्ट होता है बच्चे के ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर में। तो सर वो अच्छा हुआ सर, मतलब मेरा भी अच्छा हुआ था, मेरे को 20 में से 16 मार्क्स मिले सर जीडी में। और सर जब इंटरव्यू की बारी आई तो सर मेरा सेकंड नंबर था, फर्स्ट डे पे मेरा सेकंड नंबर था। और थोड़ा सा तो सर नर्वस था मैं कि पहला इंटरव्यू है, पता नहीं कैसा क्या होगा, आज तक कभी इंटरव्यू रूम में भी नहीं गया था मैं। तो कुछ नहीं, मेरा जैसे ही नंबर आया तो मैं थोड़ा सा वॉक करने लगा, वो थोड़ा सा नर्वसनेस तोड़ देता है एक्चुअली वॉक करना, शांत बैठे हुए। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही वॉक कर रहा था एंड जस्ट वॉज वेटिंग फॉर माई नंबर। तो सडनली डोरबेल बजती है, मैं एंटर करता हूँ। उसके पहले सर आप सब सोच के रहते हो कि मैं कैसे बैठूंगा, मेरी बॉडी का पोस्चर कैसा होगा, मेरी टाई कैसी होगी, बट जैसे ही आप उस रूम में एंटर करते हो तो आप सारी चीजें भूल जाते हो कि कैसा क्या है, मेरी टाई कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। वहां पे मैं देख रहा हूँ कि अच्छा सर इस बार जो एसबीआई का इंटरव्यू हुआ था ना, मुझे तो पता नहीं है कि कैसे इंटरव्यूज कंडक्ट मतलब होते हैं, बट इस बार बहुत ऐसा अनऑफिशियल सा सेटअप था। मतलब सामने एक बड़ा वाला सोफा पड़ा हुआ था, उसमें हेड सर बैठे हुए थे, एक सोफा राइट में था एक सोफा लेफ्ट में था, दो दो लोग उसमें बैठे हुए थे। और मैं एकदम रूम में, मतलब ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे कि सर वो नहीं होता है कि आप लड़की वड़की देखने जाते हो, वैसे टाइप का एकदम लग रहा था कि आपको बुला के वहां बीच में बैठा दिया, 5 लोग आपसे हाँ ऐसे इंटरव्यू, मतलब लग ही नहीं हाँ रहा था सर कि हाँ। फॉर्मल वो चल रहा है इंटरव्यू। तो बस मैं गया, सर ने पूछा, सर ने मेरा इंट्रो मतलब थोड़ा सा लिया कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बताया। तो फिर सर ने पूछा कि आप कैसे मतलब फिजिक्स से बैंकिंग में आए, तो मैंने बोला कि सर फिजिक्स जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत अर्ली एज में अपनी स्कूलिंग स्टार्ट कर ली थी। मतलब 16 का जब मैं था, 16 साल का, तो मैं क्लास 12 पास कर लिया था। तो जब मैं बीएचयू गया तो वहां पे मुझे काफी अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिली बाकी अलग अलग चीजों को, तो फिर मैंने देखा इकोनॉमी में भी इंटरेस्ट वगैरह डेवलप होना स्टार्ट किया। अब सर यहाँ पे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरे को ये मिल गई, अब लोग शायद इसे ही लक का नाम बोलेंगे। उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि तुम क्यों फिजिक्स से बैंकिंग में जा रहे हो। तो यहाँ पे मैंने उनको पूरा खोल के बता दिया कि सर अब मुझे इकोनॉमी में ही इंटरेस्ट है, और मैं वही पढ़ रहा था, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट, मैं सारे इवेंट्स वगैरह भी फॉलो कर रहा था। तो फिर जो हेड सर थे उन्होंने मुझे वही चीजें पूछना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझसे टैरिफ वॉर्स वगैरह का पूछा कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है लोगों के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मनी मार्केट ना, ये सारी टाइप की चीजें फिर उन्होंने जो भी एनालिसिस वाली चीजें होती है वो उन्होंने पूछी। उन्होंने ये मेरे फिजिक्स बैकग्राउंड को एक जगह अलग रख दिया, मेरी ज्योग्राफी को दूसरी जगह रख दिया, उन्होंने सिर्फ बस मुझसे इकोनॉमी की चीजें पूछी और मैं वो सारी चीजें बताता चला गया। तो दूसरे सर आए, उन्होंने कुछ सेबी के बारे में पूछा। हाँ मेरे को एक पॉइंट पे उन्होंने थोड़ा सा वो किया था, उन्होंने पूछा कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो मैंने बोला कि सर मनी मार्केट जो है कि वो अपना 1 ईयर से कम के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होता है, और कैपिटल मार्केट में उससे ज्यादा। तो बोले कि आर यू श्योर करके, तो मैं भी एक सेकंड के लिए सोचने लग गया क्योंकि सारी चीजें स्मूथ जा रही थी, एकदम से उन्होंने पूछा आर यू श्योर। बट फिर मैंने कहा यस सर, मतलब तो ऐसे चल के चीजें चलती रही। फिर सर मतलब काफी अच्छा बहुत स्मूथ इंटरव्यू जा रहा था। और बट मैंने इंटरव्यू में सर एक चीज नोटिस करी है कि आप, लोग बोलते हैं कि जैसे आपसे 12 क्वेश्चंस पूछे गए और आपने 6 के सही आंसर कर दिए, है ना, तो आपका इंटरव्यू एवरेज, या आपने 8 के आंसर कर दिए तो आपका इंटरव्यू एवरेज। मुझे लगता है मैटर ये नहीं करता कि आपने कितने परसेंट ऑफ क्वेश्चंस आंसर किए, मैटर ये करता है कि आपने कौन से वाले क्वेश्चंस आंसर किए हैं। अगर उन्होंने ये पूछा है आपसे कि ये बुक किसने लिखी है और अगर आप इसका आंसर नहीं कर रहे हो तो ठीक है, क्योंकि नहीं आपको पता होगा, अगर वो कोई बहुत फेमस। बट अगर उन्होंने ये पूछा कि बैंकिंग इंडस्ट्री का या बैंकिंग इंस्टीट्यूट का क्या रोल है और अगर आप इसका आंसर नहीं कर रहे हो, तो फिर एक अलग ही चीज हो गई। तो मैंने ये जो एनालिसिस वाले जितने भी पार्ट्स थे मैंने इनको काफी अच्छे से आंसर किया, और वो लोग मेरे से मुझसे मतलब काफी इंप्रेस थे। उन्होंने मेरे को फिर एक पॉइंट इस पे भी रोका कि आपकी एज क्या है, तो मैंने बोला सर 21। तो बोले कि यू आर वेरी यंग, मैंने कहा यस सर।
तो बहुत सर काफी स्मूथ चलता रहा, मतलब काफी चीजें मुझसे भी नहीं बनी, जैसे कि मैंने अपनी हॉबी में लिखा हुआ था कि मुझे क्रिकेट वो है, बट फिर उन्होंने पूछा कि इसके एम्बेसडर कौन कौन है, तो मैं नहीं बता पाया कि अभी मतलब एसबीआई के बिहाफ पे कौन मतलब एम्बेसडर है एसबीआई का, तो नहीं बता पाया क्रिकेटर्स में। तो ठीक है, ये एक मैम ने बुक का नाम पूछा था, वो भी नहीं बता पाया। और हाँ, मेरे को सर मुझे लगता है कि मेरे को थोड़े और अच्छे मार्क्स मिल सकते थे। आई गॉट 27 आउट ऑफ 30, बट एक जगह पे मैंने थोड़ा सा फंबल कर दिया। मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप कितना भी रिलैक्स कर लो, उसके बाद भी आप फंबल कर जाओगे। उन्होंने मुझसे पूछा उन्होंने मुझसे क्या पूछा था, उन्होंने कुछ ऐसे पूछा था कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरोस होते हैं, और उसका आंसर भी मैं गलत बता के आ गया वहां पे। मतलब अभी कोई मेरे को पूछेगा तो मैं 1 सेकंड में बता दूंगा कि इतने और इतने, होता हजार है और वो लाख हमें का सिस्टम है, प्रेशर 10 लाख का। आता है, प्रेशर क्रिएट होता है। तो हाँ, मुझे ये बताओ, तो फिर एक दो चीज। यस इंटरव्यू सर। अपना बाइलिंगुअल हुआ मतलब? सर मैंने इंग्लिश डाला था, जो हेड सर थे उन्होंने इंग्लिश में ही सारी चीजें पूछी थी, और एक दो पैनल मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने एक दो क्वेश्चन ऐसे हिंदी में भी पूछे, तो मैंने उनका आंसर हिंदी में किया, बट मैक्सिमम 80% इट वाज इन इंग्लिश। चलो बढ़िया। और एक क्वेश्चन ये कि हाँ, आपने कोई कोर्स वगैरह परचेज नहीं किया? नहीं सर, मैंने एज सच कोई कोर्स परचेज नहीं किया। मैंने क्वांट के लिए एक प्रैक्टिस बैच जरूर परचेज किया था, बट बाकी मैंने यूट्यूब वगैरह से ही चीजें करी हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए ओवरऑल बिना कोर्स, है ना, बिना इंटरव्यू कोर्स, बिना जो तो सीधे। चलो बढ़िया। यस सर, ये इंटरव्यू के लिए मैंने कोई मतलब कोर्स नहीं परचेज ये किया। बाकी सभी बच्चों के लिए सीख है कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं और अपने प्रति अगर ईमानदार हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल से 6 महीने यस के सर, अंदर, 8 महीने के अंदर आप एक आध एग्जाम इजिली निकाल सकते हैं। इजिली सर। सर एक दो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ लिए ना, तो हम्म, वो एक हो सकता, जैसे लोग बोलते हैं कि आप लकी हो कि आपका एग्जाम हो गया। अगर हम्म, आपने 6 महीने 8 महीने अच्छे से पढ़ रखा है, तो मैं बोलता हूँ कि हम्म, आप अनलकी होगे कि अगर आपका एक आध एग्जाम नहीं हुआ तो, क्योंकि आपके अगर एक एग्जाम निकल गया आपका, अगर एसबीआई पीओ वगैरह निकल गया, तो फिर तो सारे एग्जाम्स का पता है आपको, उससे लेवल नीचे ही है, तो वो तो सारे निकलते जाते हैं। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि आपका कोई दिन खराब होगा तो शायद आपका अच्छा नहीं जा पाएगा, चलो बट लोग ना, सर मैं बता रहा हूँ गलती कहाँ। तो गौतम, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको एक क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे कि भाई क्या वो ना करें और क्या करें कि उनका कम समय में और सिलेक्शन हो जाए बैंकिंग में? तो सबसे पहले तो इस एग्जाम के लिए 6 to 8 मंथ्स कोई भी बिगनर है, एवरेज बच्चा है, मोर देन सफिशियंट है, अगर वो अपने साथ ऑनेस्ट है, चीजों को सही तरीके से फॉलो कर रहा है, तो जो करना चाहिए वो ये है कि अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो। उसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी कैलकुलेशन खराब है उसको इम्प्रूव करो, क्योंकि वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। उन लोगों को मत सुनो जो बहुत टाइम से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके दिमाग में इस एग्जाम का डर बैठा रहे हैं कि मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए, 3 अटेम्प्ट्स दिए, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो पहले अटेम्प्ट में भी हो जाते हैं। तो और टीचर्स आप सही चूज करो, मैं नहीं कहता आप 4 जगह से पढ़ो, बैचेस लो, कोई ऐसा सच नीड नहीं है, वो अपने कन्वीनियंट के लिए है। अगर आप चाहते हो कि मुझे नहीं कोई ऐसे ऑफलाइन सोर्सेस में बहुत जगह दिमाग लगाना है, तो किसी अच्छे टीचर का आप एक सब्सक्रिप्शन ले लो, वहां से आप प्रैक्टिस करते रहो। रीजनिंग के लिए मैं प्रेफर करूंगा संजय सर को, क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हीं से पढ़ा है। मैंने और भी मार्केट में टीचर्स वगैरह जो भी है करा रहे हैं मैंने देखे हैं। ऐसा नहीं है मैंने संजय सर का कोई पेड कोर्स नहीं लिया है, यूट्यूब से ही सब कुछ किया है। वन शॉट की वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसमें जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आप अगर उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो अलग अलग वैरायटीज में, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। सर के रेगुलर सेशंस वगैरह आते रहते हैं। ये मैथ्स के उसमें आप एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर कर लो, कोई एक अच्छा यूट्यूब चैनल या कोई भी एक अच्छा मॉक उठा के उसकी प्रैक्टिस करते रहो। ज्यादा इधर उधर मत भागो, किसी इधर उधर को मत सुनो। अपने जो लाइब्रेरी में जो बच्चे आते हैं कि मैं 2 साल से कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ, कोई इतना नीड नहीं है, कोई इतना वो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। इसी एग्जाम को सब कुछ मत मानो, और एग्जाम देते टाइम इसका डर लेके मत लेके जाओ कि नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, आपने पढ़ रखा है, आप अपने मार्क्स में अच्छा कर रहे हो, आप आपके आराम से 70% 80% मार्क्स आ रहे हैं, क्यों नहीं होगा। एग्जाम वाले दिन आप प्रेशर ले जाके इनफेक्ट चीजें खराब कर लोगे। ये सोच के मत जाओ कि ये मेरा एग्जाम होना ही होना है। एकदम रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज के साथ हो गया तो प्लस पॉइंट है, नहीं तो आगे वाला देखा जाएगा। ये आपका डर खत्म कर देगा कि अगर ये नहीं हुआ तो आगे वाला हो जाएगा। ऐसे लेके जाओ, तो ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। 50 जगह मत भागो, मत भागो, मतलब मैं यही सजेस्ट करूंगा बस। एक कि ऐसे किसी टीचर को अपना फेवरेट मत बना लो कि 5 साल तक उसी को फॉलो कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो क्या फायदा ऐसे टीचर को फेवरेट बनाने। एक सबसे इम्पोर्टेंट तो सवाल है, मैं बस यही। मेमोरी बेस्ड पेपर का क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन? हाँ सर। अ, मैं सर जो बताऊं, मैं आपके जो सेशंस वगैरह जो भी टीचर्स वगैरह के सेशन वगैरह देखता था, मुझे याद है एसबीआई पीओ का जो 2023 का एग्जाम हुआ था वो काफी अच्छे लेवल का एग्जाम आया था।
और कट ऑफ वगैरह भी काफी कम गई थी। बट लास्ट 2 ईयर के जो भी एग्जाम हुए हैं उनका जो लेवल है वो 2023 से गिरा है। तो वो लेवल का मेरे को आइडिया लेना था। आपको सबसे पहले मेमोरी बेस्ड पेपर का ये होता है कि आपको ये तो पता चले कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। पता चला कोई उस लेवल को ही नहीं टच कर रहा है, पता चला कोई उस लेवल से डबल लेवल का पढ़ा रहा है ना। तो आपको एक रिलेवेंट की तो पता करने की जरूरत है ना कि एग्जाम में क्या चीजें पूछी जा रही है। उसके लिए मेमोरी बेस्ड पेपर बहुत जरूरी है। मतलब आपको एक बार ये आइडिया लग जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपको करने चाहिए। एक बार देख लो, एक बार ट्राई कर लो कि हाँ 50% 60% पेपर में कर पा रहा हूँ। उससे ये भी आइडिया लग जाता है कि आपको कौन से क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने पड़ेंगे। तो इसलिए मेमोरी बेस्ड पेपर काफी जरूरी है। ऑथेंटिकेशन कैसा लगा आपको? मतलब जनरल एक ऑनेस्ट रिव्यू है कि बच्चे बोलते हैं कितना सिमिलर आपको लगा, मतलब जैसा जब भी और भी एग्जाम से आपने पेपर पेपर देखे होंगे। ओके। ओके। मैंने सर मेमोरी बेस्ड वगैरह का ऐसा कुछ जो वेबसाइट वगैरह पे अपलोड होते हैं हम्म। उनके ऊपर तो मत ही ट्रस्ट करिए, क्योंकि वो कुछ भी होते हैं। बट मैंने आपके पेपर्स देखे हैं, मैं खुद ही एक्चुअली देख के आया था। तो फिर मैंने देखा कि LIC के भी जो एग्जाम्स कर रहे हैं आपने करा रहे थे, सेम ही मतलब ऑलमोस्ट सेम रहता है। हाँ पजल्स वगैरह में कुछ एक दो लाइन आगे पीछे हो जाती हैं, वेरिएबल्स एक दो आगे पीछे होते हैं, क्योंकि कोई भी इतना 100% याद करके आपको नहीं दे सकता है। बट हाँ उससे आपको 90% भी अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आपको उस 90% में भी सिर्फ 50% ही कर लेना है, उतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम्म। अगर आप इतना 50% भी एग्जाम में करके आ गए। आप लोग सब बहुत मेहनत करते हो एक्चुअली, जो भी मतलब मेमोरी बेस्ड पेपर लेके आते हैं, और बहुत डिफिकल्ट होता है इनफैक्ट। मुझे तो नहीं समझ में आता था आप लोग कैसे कर लेते हो, बट अब आपको ही पता होगा कैसे कर पाते हो। करना पड़ता है। देखो अगर बच्चे को चाहिए ना कि भाई वो मेहनत कर रहा है, ठीक है, उसको दिक्कत क्या है, एग्जाम का लेवल ही नहीं पता। दिक्कत ये है वो कभी एग्जैक्टली। मतलब लेवल से नीचे रह जाता है, कभी आगे चला जाता है। उसको ये नहीं पता कि ये टॉपिक एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसको करना ही है। डीएस पता है कि हर एग्जाम में आएगा, फिक्स है कि भाई 3 क्वेश्चन आएंगे, चाहे क्लैरिकल एग्जैक्टली हो सर। पीओ लेवल। आने ही आने। और डीएस आने ही आने। डेटा सफिशिएंसी आपसे डिमांड करता है, पॉसिबिलिटी बनाओ। उस चक्कर में बच्चा गलत करता है। एग्जैक्टली सर। सेम विद क्रिटिकल, ये भी एग्जैक्टली पता आएगा आएगा। ये 2 टॉपिक है जो आने ही आ रहे हैं, बाकी डाइसी है। सर। आपने जो वो जी। आपने सर आपने जो बताया था ना कि रीजनिंग का, सर मैंने मेरे को याद है आपने एक ऑलिव बोर्ड पे सेशन किया था हम्म। SBI मेंस के पहले कि कैसे अटेम्प्ट करना है। अब मैं हम्म। तो मॉक वॉक देता नहीं था, मुझे नहीं पता था। मैं तो बस जाता हूँ और चला के आ जाता हूँ, जो भी होता है मुझे नहीं पता। बट हाँ मेंस के लिए उतना रिस्क नहीं लेना था। तो आपका वो सेशन मेरे से मिस हो गया था, मुझे याद है कुछ ऐसा रीजन रहा था। मैंने आपको मैसेज किया था फिर टेलीग्राम पे, आपने हम्म। बोला था कि वो लाइव था, रिकॉर्डेड नहीं है। बट हम्म। आपने एक दो वीडियोस में बोल रखा था कि रीजनिंग को कैसे अप्रोच करना है। जाओ सबसे पहले क्वेश्चंस देखो, डेटा सफिशिएंसी करो, और फिर जो भी क्या बोलते हैं मिसलीनियस क्वेश्चन है, डायरेक्शन बेस्ड है, वो सारे कर लो। और हम्म। प्लस जो पजल वाला जो क्वेश्चन है जिसमें ब्लड रिलेशन है, जो 10 मार्क का क्वेश्चन है, उसको तो छूना ही नहीं है स्टार्टिंग में। वो तो एकदम हम्म। मतलब खत्म कर देगा पेपर को। इनपुट आउटपुट देखो, अगर 1-2 मिनट में आ रहा है तो कर लो। और मैं बता रहा हूँ इनपुट आउटपुट से जिसको भी डर लगता है, यूट्यूब पे डालना बस इनपुट आउटपुट बाय संजय सर, एक दो टीचर्स के और हैं, वेटरन वगैरह सर के, सारे एक बार वो देख लेना किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम्म। दिमाग में आप देखोगे, मैं बताऊं विद इन 10 सेकेंड्स मैंने सारे कोड क्रैक कर लिया था कि किस किस टाइप की। इनफैक्ट इस बार तो आया भी बहुत सिंपल था। वहां से आप मार्क्स उठा सकते हो। बस उसको थोड़ा सा फिर स्पीड में ये है कि अब लोग पूरा लिखते रहते हैं लाइन बाय लाइन, तो वो इनपुट आउटपुट में फिर 10 मिनट लगा देंगे। फिर उसको आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके थोड़ा स्मार्ट अप्रोच करके ले जाओ। फिर पजल्स पे आओ, और फिर लास्ट में मैंने रखा था सर ये क्या बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। क्या हम्म। होता है ना कि सर जैसे आपने पूरा क्वेश्चन पेपर कर लिया, अब आपके पास पजल ही बचे हैं। अब आप 5 7 8 मिनट में वो नहीं बना पाओगे, गारंटी भी नहीं है। तो हम्म। फिर आप अपने 4-5 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग में मार्क करके रखो कि जब मेरा पूरा पेपर हो जाएगा, लास्ट के 7-8 मिनट बचेंगे, तो मैं 4-5 क्वेश्चन ये उठा लूंगा, 6 क्वेश्चन जितने भी हो जाएंगे क्रिटिकल रीजनिंग के। क्योंकि उसमें आपको सिर्फ दिमाग चलाना है, आपको पैन नहीं चलाना है। हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। हम्म। तो ये स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी थी, और फिर सारे पेपर्स में मैंने स्ट्रेटजी फॉलो करी। इनफैक्ट अभी भी यही स्ट्रेटजी, अब जो भी मेरे को अपकमिंग एग्जाम देना है एक दो, उनमें भी सेम स्ट्रेटजी लगाऊंगा। हम्म। इट वॉज वेरी हेल्पफुल। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया गौतम आपसे बात करके। तो ये था हमारे साथ गौतम, जिन्होंने लाइक आई गेस बिना किसी कोर्स के, बिना किसी इंटरव्यू कोर्स के एग्जाम क्रैक किया, वो भी सिर्फ 21 साल की उम्र में। तो ये आपके लिए प्रेरणा के स्रोत है। लाइक आपको भी काफी इससे मोटिवेशन मिला होगा आई गेस। ठीक है, तो देखिए ऑप्टिमिस्टिक रहिए दोस्तों। आप चीजें अगर एक पॉजिटिव मैनर में लेंगे तो चीजें आपके हिसाब से होंगी। एक मूवी थी ना शाहरुख खान की, अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उससे आपको मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो लाइक वो डेडिकेशन आपको चाहिए, है ना। अगर गौतम ने मॉक वगैरह मतलब नहीं लगाए और गौतम ने अगर कोर्सेस ले लिए, तो
खुद से प्रैक्टिस की। देखो रीडिंग इतनी की है कि भाई डिस्क्रिप्टिव में मतलब पूरा पता है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इंटरव्यू में पता है क्या बोलना है, तो ये होना चाहिए। हाँ करो, कुछ कह रहे सर हैं? मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। लोगों का ऐसा लगता होगा कि इस इंसान ने फर्स्ट टाइम में कर लिया है या फिर इतना जल्दी कर लिया है तो उसकी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं होंगे। मैं हम्म, बताऊं सर आपको, जो मेरी लाइफ का आज तक का सबसे टफ फेज होगा हम्म, वो मैंने ये एग्जाम देते हुए पास किया है। मतलब कि हम्म, मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं वो तो नहीं बता सकता किस रीजन से, बट इट हम्म, वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम। हम्म, शायद कोई और होता, पता नहीं कैसे एग्जाम भी दे पाता या नहीं दे पाता। बट हम्म, मैं आपको कभी पर्सनली बताऊंगा, हम्म, बहुत डिफिकल्ट, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं तो सर से प्रिपरेशन कर रहा था, सर मैं खुद का खाना भी बनाता था, बर्तन भी धोता था, वॉकिंग भी करता था, योगा करता था, सब कुछ कर रहा था, उसके बाद भी प्रिपेयर कर रहा था। लोग हम्म, तो तब भी टिफिन बना रहे हैं, घर पे खा रहे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं। सबकी लाइफ में चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं, ये कोई बर्डन नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का ही पार्ट है। इसको एक्सेप्ट करो और इसके अलावा टाइम निकालो पढ़ने के लिए। आप ये- कंप्लेन नहीं कर सकते हो बस हमेशा कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में भी सर बहुत प्रॉब्लम्स होंगे अभी, आपके चलते रहते हैं। एक में एक लाइन बोलता तो हूँ, ध्यान से सुनाई कि यार, किंतु परंतु यदि अगर मगर काश नहीं करते, किंतु परंतु यदि अगर मगर काश नहीं करते, कुछ कर गुजरने वाले बहानों की तलाश नहीं करते। करना है तो करना है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। मतलब आप बस मेहनत करो, ये तो नॉर्मल है, पार्ट है लाइफ का। आप आए हो, लाइफ का नाम ही है सफरिंग, तो वो तो करना ही है इवेंचुअली, जॉब के पहले भी जॉब के बाद भी। तो यही है। नहीं, तो दिस वाज बढ़िया। ऑल फ्रॉम माय साइड सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया गौतम आपसे बात करके। और बाकी बच्चे भी देखिएगा थैंक यू सेशन सर। और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट फर्दर क्लासेस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड थैंक यू वंस अगेन गौतम, और आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक थैंक यू सर। रिक्वेस्ट है आपसे, वो मैं सभी एस्पिरेंट से करता हूँ। आपसे काफी बच्चे मैसेज मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, पूछेंगे, आपसे एडवाइस लेंगे, तो टाइम निकालिएगा अपने दिन में, भले 10 मिनट, 15 मिनट, आधा यस। घंटा, कि बच्चों को जितना देखो अभी आप दे पाएंगे, धीरे धीरे वो समय का अभाव होगा तो उतना आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका बेस्ट कोशिश कीजिएगा, बिकॉज हो सकता है कि आपके गाइडेंस की वजह से किसी एक बच्चे का एग्जाम निकल जाए। है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, थैंक श्योर सर। थैंक यू सो मच बाबा। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू।